पश्चिमी बंगाल में बीजेपी की जीत, वायदे बड़े बड़े, कानून व्यवस्था सुधरेगी, अपराध खत्म होंगे। लेकिन एक सीधा सवाल, अगर यही दावा सच है तो 9 साल से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद हालात क्यों नहीं बदले? क्यों आज भी कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है? क्यों पुलिस की कार्रवाई इतनी क्रूर हो रही है कि हाल के दिनों में 3 लोगों की जान चली गई, एक महिला टीचर का घर जला दिया जाता है और पुलिस के बड़े अधिकारियों को खबर तक नहीं। क्या यह सिर्फ सिस्टम की नाकामी है या फिर कुछ और गहरा सच छुपा है? और जब इन सवालों को लेकर सामाजिक संगठन पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचे तो जवाब क्या मिला? आज हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, जवाब भी खोजेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सच अभी बाकी है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। इस वीडियो में सबसे पहले हम हाल में हुई 3 मौतों की बात करेंगे जिनमें धाकड़ धुरंधर धामी की पुलिस सीधे तौर पर आरोपित है। पिछले दिनों देहरादून में रायपुर थाने में हिरासत में रखे गए एक पीआरडी जवान सुनील रतूड़ी की मौत हो गई। पुलिस उसे शराब पीने के कारण पकड़ कर लाई थी। बताते हैं कि उसने पुलिस हिरासत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुनील की पत्नी का आरोप है कि उसे थाने में बुरी तरह पीटा गया। दूसरी ऐसी ही घटना नैनीताल जिले के खैरना में हुई। यहां 40 वर्षीय बालम सिंह बिष्ट को पुलिस ने पकड़ लिया। वो शराब के नशे में था। उसका चालान किया गया। बाद में उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन घर आकर उसने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। बालम सिंह की पत्नी का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की, दुर्व्यवहार किया। इससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या की। इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तीसरी घटना पौड़ी जिले के सतपुली की है। यहां 20 साल के पंकज कुमार ने पुलिस की ज्यादती से नाराज होकर फांसी लगाई और फांसी लगाने से पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो में उसने स्पष्ट रूप से सतपुली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पंकज ने मौत से पहले के अपने वीडियो में अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन यह भी सवाल उठाया है कि जिस तरह से उसे घसीटा गया और उसकी मां के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उतनी बड़ी गलती उसने नहीं की थी। हुआ यह था कि पंकज कथित रूप से शराब पीकर बाइक चला रहा था। बाइक का टायर एक व्यक्ति के पैर पर चढ़ गया और वो बीजेपी का नेता था। इन नेताजी की शिकायत पर पुलिस पंकज कुमार को उठाकर थाने ले गई। उसका चालान किया गया, बाइक सीज कर दी। इस अपराध की यही सजा होनी चाहिए थी, लेकिन बात यही नहीं रुकी। मौत से पहले के पंकज के वीडियो के अनुसार उसे सड़क पर घसीटा गया। वीडियो में वह अपनी कोहनी पर लगी चोट भी दिखा रहा है। हालांकि पुलिस की माने तो वह चोट पुलिस की पिटाई की नहीं है। शायद थाने से घर जाते समय उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। पंकज की मौत से पहले के वीडियो के अनुसार उसकी मां के साथ भी पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की। वीडियो देखिए। इस मामले में थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन इससे आगे की कार्रवाई अब तक होती नहीं दिखाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सतपुली जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और थाने पर प्रदर्शन किया। कराना चाहता हूं कि हम इस समय सतपुली थाने में
इस धरने में बैठे हैं और धरने का कारण ये है कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर रैतपुर एक गांव है जो कि विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन में पड़ता है और सतपुली से बिल्कुल लगा हुआ है। 3 किलोमीटर की दूरी पर गांव है। अनुसूचित जाति का एक परिवार, 3-4 परिवारों का वो छोटा सा एक हैमलेट विलेज है और एक परिवार वहां पर रहता था। परिवार में माँ है, एक छोटी बेटी है और 3 दिन पहले बड़ी बेटी की शादी हुई है। जो मृतक है, क्या नाम है, पंकज, जो मृतक है 20 साल का लड़का पंकज अपनी बहन की शादी में घर आया था। जैसे ही बहन की बारात विदा की, बहन को विदा किया और उस दिन उसकी बहन को द्वारबाट में वापस आना था। ठीक उसी दिन उसके साथ यहाँ सतपुली में किसी व्यक्ति के साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी का पति बताया जाता है, उसके साथ एक छोटी सी बाइक से पैर पे बाइक चढ़ जाती है। और चूंकि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति की किसी के ऊपर बाइक चढ़ जाना भी निश्चित रूप में एक अपराध है, तो उस संज्ञेय अपराध के खिलाफ जो कानूनी प्रावधान है, उन प्रावधानों का पालन करने के लिए पुलिस स्वतंत्र है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस बेरहमी से पंकज को पीटा गया, 20 साल का अनुसूचित परिवार का लड़का जिस प्रकार से उसको पीटा गया, ये कदापि सहन योग्य नहीं है कि बाइक के किसी के पैर पर चढ़ जाने के एवज में, और वो अगर रसूखदार व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में यहां तक इसलिए आ गई है कि शीर्ष से लेकर और नीचे तक जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपने को भगवान समझने लगे हैं। और उसके रसूख के कारण अगर पुलिस को एक गर्मी चढ़ी है, तो मैं पुलिस के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ये वर्दी पहन के आप पुलिस हो, अन्यथा आप भी हमारे जैसे हो। लेकिन वर्दी पहनने के बाद आपको शायद यह एहसास नहीं रहता है कि आप भी हमारे जैसे इंसान हो। यहां मैं एक और मामले की बात करना चाहता हूं जो इस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह उघाड़ कर रख देता है। टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र के लंबगांव की घटना है। यहां एक ईसाई महिला रूबीना 15 सालों से एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है। उसके घर पर आग लगा दी गई। वो एसएसपी से लेकर डीएम तक मिल चुकी है, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मैं नहीं जानती क्यों कारण, लेकिन मेरा घर जला दिया गया। उनको किसने अधिकार दिया मेरा घर जलाने का? मेरे घर से एक पन्ना भी गायब होने का किसी ने अधिकार नहीं दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मेरा आज तक कभी सहयोग नहीं किया। मेरे बच्चों को 22 जनवरी को मेरी बहन और मेरी 12 साल की बच्ची को प्रताड़ित किया गया। मेरे घर से सामान उठाया गया, मेरे कबर्ड से पैसे चोरे गए। 30 औरतें वहां पर आई थी, उपद्रव किया, मेरा सामान तोड़ा, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं शिकायत दर्ज कराने आई, उन्होंने कहा कार्रवाई हो गई। उनको बोल रहे थे, हमें बोला गया सामान तो बाहर रखा गया, लेकिन मैं वो वीडियो सोशल मीडिया के जरिए जरूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगी जिसमें वो सामान फेंका गया, तोड़ा गया। 40 औरतें थी, उसमें थी एक करिश्मा चौहान, मनीषा चौहान, मनोज चौहान की वाइफ। इनके खिलाफ बॉन्ड हुआ था शांति भंग का, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम चुप रहे, हमने कहा अब सही हो जाएगा, सब कुछ अब सही हो जाएगा। लेकिन कल मैं भाई लोगों के साथ मैं उनको घुमाने के लिए मेरे घर लेके आई, तो वहाँ जाके देखा कि मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। मेरी बुलेट बाहर पड़ी है, तोड़ के मेरी बुलेट बाहर फेंकी गई है, और पूरा घर खाली है, और पूरा राख ही राख पड़ी है। मैं नहीं जानती, मेरे गहने गायब है, मेरे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े गायब है। उन कपड़ों के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर सारी यादें मिटा दी गई, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मिटा दिए गए, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक मौन है। मैडम, अच्छा आपको लगता क्या है कि इस पूरे प्रकरण का कारण क्या है? पुलिस का हाथ है। मैं अब ये बोलूंगी इसमें पुलिस का हाथ है।
क्योंकि वो मेरा सहयोग नहीं कर रहे। कल रात की मैं 8 बजे से यहाँ पर आई हूँ, लेकिन अभी तक जिनके खिलाफ मैंने कार्रवाई के लिए शिकायत दी उनको अंदर क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उनकी अरेस्टिंग हुई। पुलिस का हाथ है, पुलिस मौन है, इसमें पुलिस का हाथ है। पुलिस को मेरे घर का एड्रेस कैसे पता था? इन्होंने कल मेरे को बोला कि ऐसी जगह में आप गहने क्यों रखते हो, मेरा घर है, मैं कहीं भी रखूं। अब मैं यहाँ आई हूँ तो ये थोड़ी कि मैं अपना सारा सामान लेके यहाँ आऊँ थाने में कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ। मेरा सामान मुझे वापस चाहिए तो चाहिए, उनकी अरेस्टिंग चाहिए तो चाहिए। आज मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी तो नहीं हिलूंगी। मैडम आपको टारगेट क्यों किया गया, हम कारण जानना चाहेंगे। धर्म के नाम पर, मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए शायद टारगेट किया गया। अभी मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया, मैंने उसके बच्चे को 2 साल फ्री पढ़ाया। मैंने ना एडमिशन की फीस ली, ना मंथली फीस ली, कॉपी किताबें फ्री दी, ड्रेस फ्री दी, जूते फ्री दिए, हर एक चीज। मनोज चौहान चाहे वो मुझे अभी सुन रहा हो, लेकिन अपना ये दिन मत भूल भाई, जब तुझे तेरे बच्चे को मैंने ये सब कुछ फ्री में दिया था। तूने जो आज मेरे घर में किया है ना आग लगा के, इसका बदला तुझे मैं दूंगी। कानून में आगे तक जाऊंगी, मुझे न्याय मिलेगा। यहाँ नहीं तो मैं आगे जाऊंगी, लेकिन मुझे न्याय चाहिए तो चाहिए। मनोज चौहान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तूने मेरे बच्चों की यादें मिटा दी, उनकी पेंटिंग जला दी। मैंने छोटे छोटे बच्चों की पेंटिंग थी मेरे पास, मेरी बेटी ने मेरे लिए इतनी पेंटिंग बनाई थी, कुछ भी नहीं है वहां पर। अगर कल भीम आर्मी के भैया लोग यहाँ पर नहीं होते तो ये लोग कल भी मौके पर नहीं पहुंचते, क्योंकि मैं बार बार उनसे ये बोल रही थी कि भैया ये लोग आएंगे, ये लोग आएंगे। अगर इन्होंने कॉल नहीं की होती तो कल इन्होंने नहीं पहुंचना था। मुझे और मेरे हस्बैंड को इन्होंने पहले भी प्रताड़ित किया बहुत बार। धर्मेंद्र रौतेला ने सितंबर के महीने में हम दोनों को यहाँ 40 लोग बुला के प्रताड़ित किया गया, क्योंकि वो मेंटली इतना टॉर्चर कर देता है कि लोग। इन तीनों मामलों को लेकर उत्तराखंड इंसानियत मंच सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और सीपीआई और सीपीआई-एमएल के प्रतिनिधियों ने देहरादून में पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था सुनील कुमार मीणा से मुलाकात की। खैरना और सतपुली के मामले की तो उन्हें जानकारी थी। उन्होंने कहा कि इन दोनों मामलों में रिपोर्ट तलब की गई है, लेकिन लंबगांव में ईसाई समुदाय की टीचर का घर जलाए जाने के मामले में आईजी कानून व्यवस्था को जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सामने ही टिहरी की एसएसपी से फोन पर जानकारी ली। शायद उन्हें दूसरी तरफ से प्रॉपर्टी खाली करवाने के विवाद के जैसी कोई बात बताई गई। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज न किए जाने पर नाराजगी जताई और तुरंत कार्रवाई करके रिपोर्ट भेजने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल ने इन तीनों घटनाओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आईजी कानून व्यवस्था को एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन पर सीपीआई माले के इंद्रेश मैखुरी, सीपीआई के समर भंडारी, उत्तराखंड इंसानियत मंच के हरिओम पाली, प्रोफेसर राघवेंद्र, त्रिलोचन भट्ट और भारत जोड़ो अभियान के भुवन पाठक, प्रभात पाल आदि ने हस्ताक्षर किए हैं। सतपुली में एक घटना हुई है जो कि बहुत ही दुखद है, बहुत अफसोसजनक है कि पुलिस ने एक 20 वर्षीय बच्चे को पकड़ा और उसके बाद उसके साथ जिस तरह की प्रताड़ना की गई वो बहुत निंदनीय है। लगभग ऐसी ही घटना खैरना में हुई, जहां एक युवक को पुलिस ने वीडियो बनाते समय पकड़ा। वो कुछ नदी पहाड़ का वीडियो बना रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ा और फिर उसके साथ भी बहुत उत्पीड़नकारी व्यवहार किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि उससे ये दबाव डाला गया कि वीडियो में से कुछ मोबाइल में से कुछ डिलीट करना है। तो वहाँ भी जैसा सतपुली में उस बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, खैरना जो नैनीताल ज़िले में है गर्म पानी के पास, वहाँ भी इसी तरह की घटना हुई है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने आईजी लॉ एंड ऑर्डर से मुलाकात की। इसके अलावा लमगांव में एक घटना हुई जहाँ रुबीना नाम की एक शिक्षिका के घर जलाए जाने का आरोप धर्म के आधार पर है, तो उस मामले में भी कार्रवाई की मांग हम लोगों ने की है। तो इसको लेकर के आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि उन्होंने सतपुली वाले मामले में रिपोर्ट मंगवाई गई है। खैरना वाले मामले में भी उन्होंने कहा कि भाई और थोड़ा सा रिपोर्ट मांगी जाए, क्योंकि खैरना में किसी के खिलाफ, जबकि एफआईआर में पुलिस के खिलाफ भी लिखवाई गई है, लेकिन ना तो कोई नामजद है पुलिसकर्मी
और न कोई लाइन हाजिर जैसी रस्मी कार्रवाई भी की गई है। तो इस मामले में भी उन्होंने पता करने को कहा है। और जो लमगांव का प्रकरण है, रोबीना नाम की शिक्षिका के घर जलाए जाने का, उस मामले में उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। तो फिलहाल हमारी तो ये मांग है कि जो खास तौर पर सतपुली का प्रकरण है, उस प्रकरण में आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा और SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उसी तरह से खैरना में भी पुलिस कर्मियों के खिलाफ नामजद मुकदमा होना चाहिए। और ये लमगांव वाले प्रकरण में भी ये किया जाना चाहिए कि जिन पुलिस कर्मियों ने अब तक कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ख़ास तौर पर ये चिंता की बात तब है कि जब हम ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ की आमतौर पर यहाँ के नागरिक और यहाँ की पुलिस के बारे में भी ये छवि है कि वो उस तरीके का व्यवहार नहीं करती जिस तरीके का व्यवहार देश के दूसरी जगहों पर होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ की पुलिस भी निरंकुश होती जा रही है, चाहे वो छात्रों का सवाल हो और चाहे जिस तरह की घटनाएं अभी साथी मैकुरी जी ने कही है कि सतपुली का मामला हो, चाहे खैरनार का मामला हो, चाहे लमगांव का मामला हो, तो पुलिस के ऊपर लगाम कुछ हल्की सी होती जा रही है। जो उसके पुलिस का जो कार्य वो है, जो महकमा है, वो इस तरीके से इन चीज़ों को नहीं ले रहा है कि नागरिकों को सुरक्षा देने के बजाय वो उनका उत्पीड़न करने लग रहा है। तो हमारा कहना है कि ये गंभीर मामला है। इसी गंभीरता को देखते हुए आज हम लॉ एंड ऑर्डर यहाँ इनके लिए आए थे मिलने और इनसे ये अपील करी है, उनसे बातचीत करी है कि जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, ख़ासतौर पर जो शिक्षिका के घर जलाने की बात हुई है, जिस पर वहाँ के प्रशासन ने, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, उसने बिल्कुल इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके संबंध में विस्तार से हम लोगों ने बताया और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से हमको ये दिया है उन्होंने कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, वो तो देखना पड़ेगा। वो कह रहे थे कि उनको एक केस के बारे में पता, वो लमगांव का केस के बारे में उनको पता भी नहीं था। फिर SP टिहरी को फ़ोन करके पता कर किया। तो ये तो कुछ ठीक नहीं लगता मुझे। इतना इम्पोर्टेंट केस जो है उनको पता चलना चाहिए और उसका कार्रवाई अब तक कुछ नहीं हुआ, ये भी बिल्कुल सोचने की बात है। और ऐसे 3-4 केस एक ही बार हम उनको ज्ञापन दिया, तो इतने केस हो रहे हो तो उनको कुछ एक्शन तो लेना है तुरंत। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धरना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिए। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड भी है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।